नमस्कार। भारत का नक्शा तो हम सब ने देखा है, लेकिन जो समुद्र तट यानी कोस्टलाइन्स हमें दिखते हैं, वो सिर्फ रेत और पानी नहीं है। वो इस देश की इकोनॉमी की एक बेहद मजबूत लाइफलाइन है। आज के इस विश्लेषण में इस माहिती के आधार पर बनाए गए कुछ बेहद शानदार रियल इमेजेस और वीडियोस के जरिए हम भारत की इस विशाल तटीय सीमा और उसके जबरदस्त रणनीतिक महत्व को करीब से समझने वाले हैं। अब जरा इस आंकड़े पर गौर करते हैं। 7,516.6 किलोमीटर। ये कोई छोटा मोटा नंबर नहीं है। भारत की कुल तटीय सीमा की ये पूरी लंबाई सच में हैरान करने वाली है। इतने बड़े पैमाने पर फैली ये सीमा अपने अंदर एक पूरी की पूरी अलग दुनिया समेटे हुए है। तो इस पूरे सफर के दौरान हम 6 मेन पॉइंट्स कवर करेंगे। विशाल तटीय सीमा, पश्चिमी तटीय मैदान, पूर्वी तटीय मैदान, तटीय राज्यों का सफर, इनका आर्थिक और रणनीतिक महत्व, और आखिर में भविष्य की पर्यावरणीय चुनौतियां। चलिए सीधे आते हैं हमारे पहले हिस्से पर, विशाल तटीय सीमा। अगर हम उस विशाल आंकड़े को थोड़ा तोड़कर समझें तो पता चलता है कि हमारी मेन जमीन यानी मेनलैंड का तट करीब 5,422 किलोमीटर का एरिया कवर करता है, और जो बाकी हिस्सा है वो करीब 2,094 किलोमीटर हमारे द्वीप समूह यानी आइलैंड टेरिटरी से जुड़ता है। ये दोनों मिलकर ही इस बेहद विविध और स्ट्रेटेजिक बाउंड्री का निर्माण करते हैं। अब बढ़ते हैं दूसरे पड़ाव की तरफ, पश्चिमी तटीय मैदान या वेस्टर्न कोस्टल प्लेन्स। अरब सागर और वेस्टर्न घाट्स के बीच बनी ये जो एक पतली सी पट्टी है ना, इसको नॉर्थ से साउथ तक 4 मेन हिस्सों में देखा जा सकता है। शुरुआत होती है गुजरात के कच्छ और काठियावाड़ से। वहां से आगे दमन से गोवा तक है कोंकण तट, फिर गोवा से मंगलुरु तक कन्नड़ या कर्नाटक तट, और आखिर में मंगलुरु से कन्याकुमारी तक फैला हुआ मशहूर मालाबार तट। इन चारों हिस्सों का अपना एक बिल्कुल ही अलग ही भौगोलिक मिजाज है। यहाँ का एक बेहद दिलचस्प पॉइंट ये है कि इस तरफ की नदियाँ समंदर में मिलती तो हैं, पर चौड़े डेल्टा नहीं बनाती। इसके बजाय वो संकरे ज्वारनमुख यानी एस्चुरीज बनाती हैं। और हाँ, जब हम मालाबार तट की बात करते हैं तो वहाँ के कयाल या वेम्बनाड जैसी खूबसूरत लगून झीलों का जिक्र जरूर आता है। ये चीजें मिलकर इस इलाके को एक नेचुरल वंडर बनाती हैं। अब एक टेक्निकल मगर बहुत जरूरी बात, ये पूरा पश्चिमी तट एक सबमर्ज्ड यानी डूबा हुआ तट है। इसकी वजह से यहाँ पानी काफी गहरा होता है, और इस गहरे पानी का सीधा फायदा मिलता है मुंबई, कांडला और कोच्चि जैसे बड़े और क्रूशियल नेचुरल पोर्ट्स को। ज्योग्राफी कैसे किसी देश की इकोनॉमी की नींव रखती है, ये उसका एकदम सीधा और जीवंत उदाहरण है। तो अब आते हैं तीसरे हिस्से पर, पूर्वी तटीय मैदान यानी ईस्टर्न कोस्टल प्लेन्स। पश्चिमी तट की पतली पट्टी के बिल्कुल उलट ये पूर्वी तट काफी चौड़ा और फ्लैट है। इसे मुख्य रूप से 3 क्षेत्रों में बांटा गया है। पहला है ओडिशा का उत्कल तट, जहां मशहूर खारे पानी की चिल्का झील मौजूद है। दूसरा महानदी और कृष्णा नदी के बीच का हिस्सा, जिसे नॉर्दर्न सिरकार्स कहते हैं। और तीसरा है कृष्णा से कन्याकुमारी तक का कोरोमंडल तट, जो सर्दियों में आने वाले लौटते मानसून की भारी बारिश के लिए जाना जाता है। वहां जहां वेस्ट कोस्ट डूबा हुआ था, वहीं ये ईस्ट कोस्ट एक इमर्जेंट यानी उभरता हुआ तट है। इसलिए महानदी, गोदावरी, कृष्णा और कावेरी जैसी नदियां समंदर में मिलने से पहले काफी दूर तक फैल जाती हैं और विशाल, बेहद उपजाऊ डेल्टास का निर्माण करती हैं। इसी बेमिसाल उपजाऊपन की वजह से इस इलाके को दक्षिण भारत का अन्न भंडार भी कहा जाता है। इन दोनों तटों के बीच का फर्क एकदम शीशे की तरह साफ है। एक तरफ पश्चिम का डूबा हुआ पतला तट है, जहां गहरी एस्चुअरीज हैं। वहीं दूसरी तरफ पूरब का उभरता हुआ चौड़ा मैदान है, जहां विशाल डेल्टास का राज है। ये विरोधाभास हमें समझाता है कि कैसे भौगोलिक इतिहास किसी जगह की फिजिकल रियलिटी को शेप करता है। अब आगे बढ़ते हैं चौथे हिस्से पर, तटीय राज्यों का सफर। देश के 9 राज्य और 4 केंद्र शासित प्रदेश इन समुद्री तटों से जुड़े हैं, और यहाँ की विविधता देखने लायक है। सोचिए, एक तरफ गुजरात है जिसकी कोस्टलाइन सबसे लंबी है, जो भारी मात्रा में नमक उत्पादन और कांडला पोर्ट संभालती है। दूसरी तरफ गोवा की कोस्टलाइन सबसे छोटी है, लेकिन वो टूरिज्म और आयरन ओर एक्सपोर्ट में बहुत आगे है। और वेस्ट बंगाल में देखें तो वहाँ दुनिया का सबसे बड़ा मैंग्रोव फॉरेस्ट यानी सुंदरबन मौजूद है। हर एक तटीय राज्य अपने आप में एक विशिष्ट ट्रेड इंडस्ट्री का सेंटर है। महाराष्ट्र का जेएनपीटी एक बेहद बिजी पोर्ट है।
कर्नाटक न्यू मंगलुरु के रास्ते कॉफी भेजता है तो केरल कोच्चि के जरिए मसालों का व्यापार करता है। आंध्र प्रदेश के पास वाइजैक के रूप में सबसे गहरा लैंडलॉक्ड पोर्ट है, जबकि ओडिशा का पारादीप और तमिलनाडु के चेन्नई और तूतीकोरिन पोर्ट्स इस पूरे ट्रेडिंग नेटवर्क की बेहद अहम कड़ियां हैं। चलिए अब अपने 5वें हिस्से पर गौर करते हैं, जो है इसका आर्थिक और रणनीतिक महत्व। एक बहुत ही हैरान करने वाला आंकड़ा देखते हैं। भारत का लगभग 95% व्यापार अगर वॉल्यूम के हिसाब से देखा जाए तो वो सिर्फ और सिर्फ इन्हीं समुद्री रास्तों और पोर्ट्स के जरिए होता है। 95%। ये साबित करता है कि ये तटीय रास्ते देश के लिए कितने ज्यादा आवश्यक हैं। इनके बिना तो इकॉनमी रुक सी जाएगी। सिर्फ मालगाड़ियों और जहाज़ों से आगे बढ़कर देखें तो ये तट हमारे देश का असली इकोनॉमिक इंजन है। ब्लू इकोनॉमी को देखिए, जहां मत्स्य पालन और सी फूड प्रोसेसिंग पर करोड़ों लोगों की आजीविका चल रही है। एनर्जी की बात करें तो बॉम्बे हाई और कृष्णा गोदावरी बेसिन से हमें भारी मात्रा में तेल और नेचुरल गैस मिलता है। केरल की मोनाजाइट रेत न्यूक्लियर एनर्जी के लिए थोरियम देती है, और ये खूबसूरत तट हमारी टूरिज्म इंडस्ट्री की सबसे मजबूत रीढ़ तो है ही। आखिर में आते हैं छठे और सबसे संवेदनशील हिस्से पर, भविष्य की पर्यावरणीय चुनौतियां। ये एक ऐसी कड़वी सच्चाई है जिसे अब अनदेखा नहीं किया जा सकता। क्लाइमेट चेंज बहुत तेजी से इन तटों को चुनौती दे रहा है। ग्लोबल वार्मिंग के कारण समुद्र का बढ़ता जल स्तर और खास तौर पे बे ऑफ बंगाल में बार बार आने वाले भयंकर चक्रवात, ये चीजें यहाँ बसने वाली आबादी और हमारे क्रूशल इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए एक बहुत ही सीधा और बड़ा खतरा बन चुकी हैं। तो जब हम ये सोचते हैं कि देश की इकोनॉमी इन कोस्टलाइंस पर किस हद तक निर्भर है, तब एक आखिरी सवाल खड़ा होता है, क्या बढ़ता जल स्तर भारत के इस इतने बड़े आर्थिक इंजन की रफ्तार को धीमा कर देगा? इन तटीय सीमाओं की रक्षा करना अब सिर्फ पर्यावरण बचाने का मुद्दा नहीं रह गया है, बल्कि एक बहुत बड़ी आर्थिक आवश्यकता बन चुका है। ये एक ऐसी संजीदा चुनौती है जिस पर आज और अभी सोचना शुरू करना होगा। इस विश्लेषण में बस इतना ही। इस विषय को मिलकर समझने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।